नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेशन वेरी मोस्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव पर्सन, जिससे हमारे 3 प्रकार के प्रश्न हल होंगे। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल होंगे, दूसरे प्रश्न हमारे जो रिक्त स्थान वाले होंगे वो हल होंगे, और तीसरे नंबर के 1 नंबर वाले प्रश्न इन प्रश्नों से हल होंगे। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अपन ने तैयार की है। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, तो वो साल पूछी गई है कब था। 1945 में अगस्त का महीना था, और हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने वाला देश था वो था अमेरिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य देश है वो कौन है, और उनके नेता कौन है वो हम देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष के संस्थापक जोसेफ ब्रांज टिटो, बिल्कुल यूगोस्लाविया के। पंडित नेहरू, भारत से, बिल्कुल सही। गमाल अब्दुल नासिर, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है, नहीं देखना है हमें, तो वाने एन कुर्मा घाना से, बिल्कुल सही। सुकर्णो इंडोनेशिया से थे, ये भी सही। गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से थे, ये भी सही है। तो ये सही ऑप्शन है, नहीं पूछा गया हमें। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान के नेता, जो भारत पाकिस्तान विभाजन में इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस नेता ने, इनका गुटनिरपेक्ष से कोई लेना देना नहीं था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम का पूछा गया है, तो ये 25 देश थे। प्रथम गुटनिरपेक्ष देशों में 25 देश। वर्तमान का पूछा जाए तो 120 सदस्य देश हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। CIA किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो CIA ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ये खुफिया एजेंसी दूसरे देशों की जासूसी का काम करता है, और अमेरिका इस तरह की जासूसी करने में महारत हासिल है अमेरिका को। अमेरिका अन्य देशों की जासूसी करता रहता है। तो अब जो शीत युद्ध चला उस दौरान भी ये महत्वपूर्ण तनाव का कारण था कि अमेरिका सोवियत संघ की जासूसी करवा रहा है। सोवियत संघ को इस प्रकार का अंदेशा था, तो ये दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना था। विचारधारा का तो टकराव था ही था, पूंजीवाद और साम्यवाद का। आगे देख लेते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों को किस तरह का दर्जा प्राप्त है? तो अल्प विकसित देशों का दर्जा प्राप्त है। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों के मध्य कौन सा प्रमुख समझौता हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन अल्प विकसित देशों का समूह है, ये याद रखें आप। 1945-50 के करीब ये देश स्वतंत्र हुए थे। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई, परमाणु अप्रसार हुआ, परमाणु प्रक्षेपास्त्र हुआ, उपयुक्त सभी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1939 में शुरू हुआ और 45 में ख़त्म हो गया। ये विश्व युद्ध 6 साल चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप 2 महाशक्तियाँ कौन सी उभर कर आई? अमेरिका और सोवियत संघ, 2 महाशक्तियाँ उभर कर आई। शीत युद्ध का प्रमुख कारण विचारधारा का टकराव। ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, विचारों का टकराव था। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था का टकराव था, अविश्वास का टकराव था। जर्मनी का एकीकरण 1990 में जर्मनी का 2 भागों में विभाजन हो गया था और बर्लिन की दीवार बना दी गई थी। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्यूबा मिसाइल संकट कितने दिन तक रहा? अप्रैल 1961 से 1962 तक। अगर क्यूबा मिसाइल संकट पूछा जाता है तो 1962 लिखना है आपको। ये पूछा गया कि इस दौरान दोनों देशों के मध्य संकट उत्पन्न रहा। इनमें से किसने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया था? तो ये तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। CIA देखिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। अप्रैल 1949 में पश्चिमी देशों के गठबंधन नाटो में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी थी? तो ये 12 थी। वर्तमान में पूछा जाए तो ये 30 है, क्योंकि नाटो काफ़ी चर्चा में रहा है अभी। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा देख लिया अगस्त 1945 में। वारसा संधि देखेंगे अब। 1955 में वारसा संधि क्यों बनाई गई थी? नाटो के जवाब में बनाई गई थी। वारसा संधि किस देश के नेतृत्व में बनी? तो ये सोवियत संघ के नेतृत्व में बनी थी। किसके जवाब में?
नाटो के जवाब में, जो कि उत्तर अटलांटिक संधि अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ था। पूंजीवादी एवं साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन की प्रतीक कौन थी? बर्लिन की दीवार थी विभाजन की प्रतीक, बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति किस व्यवस्था के विरोध में आई थी? तो पूंजीवाद के विरोध में रूसी क्रांति हुई थी। पूंजीवादी जो अमेरिका के नेतृत्व में देश हैं वो पूंजीवादी देश हैं। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका बोरिस येल्त्सिन ने निभाई थी, जो कि रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया था? तो रूस को स्वीकार किया गया था। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सीट मिली थी सोवियत संघ के विघटन के बाद। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनिया। सोवियत संघ का अंत कब हुआ? तो ये सबको पता है कि सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। तो अब इस घटना को याद कैसे करें? तो 1991 तो बच्चों को याद रहता है दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो आपको रिलेट कर लें किसी भी घटना को, क्योंकि फैक्ट याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, सबको ही आती है, इसके लिए कोई साइंस नहीं है। ये हमें किसी भी घटना से को रिलेट करके याद करना पड़ेगा। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस देश के सहयोग से लगा था? तो रूस, सोवियत रूस के सहयोग से। भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पे बहुत जोर दिया जाता है और उसी दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया जाता है सोवियत संघ के सहयोग से, या कहें सोवियत रूस के सहयोग से। सोवियत रूस भारत का स्वाभाविक मित्र रहा है, हमेशा सहयोग के लिए खड़ा रहा है। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता व्लादिमीर लेनिन थे। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच बर्लिन की दीवार प्रतीक थी, ये हमने याद कर ही लिया। 150 किलोमीटर की लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो ये 1961 में बनाई गई। तोड़ी कब गई? 1989 में। संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा लेनिन थे, ये हमने देख लिया। निम्न में किस नेता पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है? तो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, जो 1985 में कुछ नीतियां बनाते हैं, और वो नीतियां बनाई के अच्छे उद्देश्य के लिए थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, और उन नीतियों को सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई। 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। कब? जून 1991 को रूसी संसद ने अपने को सोवियत संघ से अलग करने की घोषणा कर दी। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान निम्न में किस देश ने ग्रहण किया? तो ये रूस ने। निम्न में किस नेता ने सोवियत संघ के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया था? तो ये बोरिस येल्त्सिन थे, जो रूस के पहले राष्ट्रपति बने। दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? तो तत्कालीन समय में यानी शीत युद्ध के दौरान विचारकों ने विश्व को दो भागों में बांटा, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ था। हमें पूछा दूसरी दुनिया के बारे में, तो दूसरी दुनिया समाजवादी गुट या कहें कि साम्यवादी गुट या कहें कि सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहे सोवियत संघ वाले। तीसरी दुनिया कहा गया गुट निरपेक्ष या अल्प विकसित देशों को। इस तरीके से तीन भागों में दुनिया को बांटा विचारकों ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दक्षिणी एशिया के लिए। तो दक्षिणी एशिया में शामिल राष्ट्र नहीं है। तो दक्षिणी एशिया में शामिल राष्ट्र नहीं है वो बताना है। श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव भी है, चीन नहीं है। चीन भले ही भारत का पड़ोसी देश है, दक्षिणी एशिया में वही देश शामिल हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत इन देशों में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भूभाग वाला भी देश है। लेकिन चीन पड़ोसी देश है, लेकिन चीन इसमें दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। म्यांमार भी नहीं है। बाकी सारे पड़ोसी देश आप ध्यान रखें, सब पड़ोसी देश दक्षिण एशिया में शामिल है। म्यांमार और चीन को छोड़ दें, और मालदीव भारत से थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी दक्षिणी एशिया में शामिल है। सार्क में शामिल है, दक्षिणी एशिया में शामिल है। सार्क दक्षेश, तो चीन नहीं है। दक्षिणी एशिया के किस देश में 1968 तक सल्तनत या सुल्तान का शासन रहा? ये मालदीव है।
नेक्स्ट हम प्रश्न हल करेंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में युद्ध हुआ और उसके फलस्वरूप कौन से देश का उदय हुआ? तो वो बांग्लादेश की। भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया। उसके बाद भारत के एक शहर शिमला में समझौता हुआ था, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, उसे नाम दिया गया शिमला समझौता। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसके लिए कौन कौन से नेता बैठे थे समझौता करने के लिए। भारत की तरफ से कौन था, भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? भारत ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया पहला, इंदिरा गांधी के समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। दक्षिण एशिया का कौन सा देश अतीत में हिंदू राष्ट्र था? अब नहीं है, अतीत में था नेपाल। अब नेपाल ने क्या घोषित कर दिया अपने आप को? धर्मनिरपेक्ष देश भारत की तरह। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 1948 में। श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? तो सिंहलीज समुदाय का। नेक्स्ट हम प्रश्न, किस वर्ष भारत सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई? ये घटना 1987 में हुई, जब भारत और बांग्लादेश। प्रश्न को समझने की कोशिश करें। भारत और श्रीलंका के बीच तमिल मसले को लेकर शामिल हो गए, प्रत्यक्ष रूप से शामिल। 1987 में राजीव गांधी जयवर्धने समझौता हुआ और भारत ने वहाँ शांति से सेना भेजी इस समझौते के तहत। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए यानी शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया, उसका गलत अर्थ तमिल लोगों ने लगाया और जिसका खामियाजा देश को एक युवा प्रधानमंत्री खोकर चुकाना पड़ा। तो लिट्टे, जो कि एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, उसने 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से ये जो फैसला था ये भारत के लिए सही नहीं रहा, इसका बहुत बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ा। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई, ये हमने कर ही लिया, श्रीलंका में। सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच। दक्षिणी एशिया में किस देश की केंद्रीय स्थिति है? तो ये भारत की केंद्रीय स्थिति है दक्षिणी एशिया में, बाकी सारे देश इसके पड़ोसी देश हैं, छोटे देश हैं। दक्षेश का प्रथम सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में किस देश का प्रभाव रहा? तो अमेरिका। शीत युद्ध के बाद दादागिरी यानी एक ही नेता रहा, एक ही देश रहा, एक ध्रुवीय विश्व बन गया था। शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, सोवियत संघ का विघटन होने के बाद अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व के रूप में काम कर रहा था। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता कब प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2006 को। जिनमें से दक्षिणी एशिया में शामिल देश भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान सब है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिनमें किस दक्षिणी एशियाई देश में सैनिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ? तो ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है सैनिक शासन। जिनमें से दक्षिणी एशिया के किस देश में लोकतंत्र स्थायी रूप प्राप्त नहीं कर सका? तो दक्षिणी एशिया का एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सका, वो देश है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में सेना और आतंकवादी ग्रुप दोनों की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है, तो वो शासन व्यवस्था को अपनी मर्जी से चलाते हैं, इसलिए शासन व्यवस्था वहाँ स्थायी रूप प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की सेना सिर्फ देश के लिए जीती है और देश के लिए मरती है। उन्हें सत्ता से कोई लालच नहीं है, सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार बीजेपी की हो या केंद्र की हो, वो देश के लिए लड़ते हैं, उन्हें सत्ता से कोई मतलब नहीं। इनमें से किस देश बांग्लादेश आज़ाद हुआ? तो 1971 में। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय कुल देशों की संख्या 51 थी। वर्तमान में पूछी जाए तो 193 सदस्य देश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो ये साल था 30 अक्टूबर 1945 का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो ये 5 स्थायी सदस्य 5 हैं, अस्थायी सदस्य 10 हैं, टोटल पूछा जाए तो 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में मत देने का अधिकार सभी देशों को होता है। ये इसके सदस्य देश 193 देश हैं, तो सभी देशों को मत देने का अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वो अमेरिका है।
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसी की स्थापना, ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, पुराना पूछा जाए तो अमेरिका। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा यानी साधारण सभा द्वारा किया जाता है। इनमें से किस संगठन के प्रतीक चिन्ह में विश्व का मानचित्र बना हुआ है और उसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा चिन्ह है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, महासचिव यानी सचिवालय और न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हेंग, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है? तो महासचिव कहलाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में महासचिव पूछा जाए तो एंटोनियो गुटेरेस, पहले महासचिव पूछा जाए तो ट्रिगवेली। टी से शुरू होता है, एप में वर्तमान में है। वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करने वाला संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1 नवंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अंग को भंग किया, स्थगित किया? न्यास सीता जो परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, 6 अंगों में से एक अंग है न्यासीता परिषद, इसको भंग कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली, वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व बैंक की स्थापना 1945। इनमें किस एशियाई देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर? चीन को वीटो पावर है और वहाँ अपनी ये दादागिरी दिखाता है और भारत का हमेशा विरोध करता है। चीन भारत के सहयोग से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना था, लेकिन आज ये सबसे बड़ा विरोध करने वाला अगर देश है सुरक्षा परिषद में भारत के शामिल होने का तो वो चीन है। इनमें से असत्य कथन छांटना है। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद करती है, बिल्कुल सही। मानववादी नीतियों के क्रियान्वयन में विश्व भर में फैली मुख्य शाखा एजेंसियों के मार्फत होती है, भी सही है। सुरक्षा के किसी मसले पे 5 स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना जरूरी है और गैर फैसले क्रियान्वयन के लिए भी जरूरी है, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी अंगों और विशेष एजेंसियों को के स्वतः सदस्य बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं, स्वतः सदस्य नहीं बनते, उनको चुना जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है? तो परमाणु क्षमता, बिल्कुल। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है, ये भी सही है। भारत एशिया में है, ये भी सही है। लेकिन वजनदार फैक्टर ढूंढना है हमें, तो बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है भारत और एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है। तो बढ़ती आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था वाला देश, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, वजनदार पॉइंट है। परमाणु प्रौद्योगिक शांति उपयोग, उनकी सुरक्षा से संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण समिति, विश्व व्यापार संगठन में किस संगठन का उत्तराधिकारी जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड का बना? बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? 1972 में। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। निम्नलिखित से सुरक्षा परंपरागत सुरक्षा का तत्व नहीं है। तो परंपरागत सुरक्षा की 2 अवधारणाएं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत शक्ति संतुलन, गठबंधनों की नीति, युद्ध की आशंका को रोकना, यानी ज़्यादातर ये सीमावर्ती सुरक्षा से संबंधित होता है। लेकिन गैर परंपरागत सुरक्षा में पर्यावरण रक्षा को लेकर, मानव रक्षा को लेकर गंभीर जो समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, या जो प्राकृतिक आपदा, या कहने का मतलब मानव सुरक्षा, जब भूख हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, इन सब से संबंधित गैर परंपरागत सुरक्षा है। आतंकवाद भी गैर परंपरागत सुरक्षा में शामिल है। इनमें से किसी गैर परंपरागत खतरे के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह आतंकवाद। निम्नलिखित में से सुरक्षा का पारंपरिक तरीका है
पारंपरिक तरीके में क्या शामिल कर सकते हैं? निशस्त्रीकरण को कर सकते हैं, अस्त्र नियंत्रण को कर सकते हैं, विश्वास बहाली भी उपाय कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब कार्य हम परंपरागत सुरक्षा में कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक नीति है। बाह्य सुरक्षा की आत्मसमर्पण कर दे, या अपरोध कर दे, या शक्ति संतुलन कर दे। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ? तो सितंबर का महीना था, साल थी 2001। तो 11 सितंबर 2001 को 9/11, इस घटना को 9/11 का नाम भी दिया जाता है। इस घटना का संबंध है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला। इनमें से 1990 के दशक के उत्तरार्ध में किस देश में मैड काऊ बीमारी फैल गई थी? मैड काऊ बीमारी ब्रिटेन में 1990 के दशक में। इनमें से खतरे का नया स्रोत, तो ये खतरे के नए स्रोत हैं और ये सुरक्षा के गैर परंपरागत स्रोतों में आते हैं, जैसे आतंकवाद, निर्धनता यानी गरीबी, शरणार्थियों की समस्या। किसी देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो वो दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। तो ये उत्तर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। केमिकल वीपन्स CWC संधि का हस्ताक्षरित की गई 181 देशों ने। CWC पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न है। केमिकल वीपन्स CWC संधि में 181 देशों ने भाग लिया था, हस्ताक्षर हुए थे 81 देशों के। नेक्स्ट हम प्रश्न देख। तो CWC केमिकल वीपन्स जो संधि हुई इसमें 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये फैक्ट आप याद रखें। वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक नुकसान किस देश को उठाना पड़ा था? तो ये मालदीव को उठाना पड़ा था। HIV एड्स से प्रभावित सर्वाधिक व्यक्ति किस महाद्वीप में रहते हैं? ये पूछा गया है, अफ्रीकी महाद्वीप में। भारत की सुरक्षा नीति का प्रथम घटक किसको मजबूत करना है? भारत की सुरक्षा नीति का प्रथम घटक है हम हमारी सेना को मजबूत कर दे, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। नेक्स्ट, विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? तो 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पे 1997 में हस्ताक्षर किया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई? 1997 में। 160 देशों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे। भारत का पूछा जाए तो भारत ने किए थे 2002 में। इस तरीके के फैक्ट आप याद रखें। चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ 1962 में। जिनमें से किस दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा? तो 1960 का दशक था जब पर्यावरण का मसला जोर पकड़ रहा था। 1992 के किस विश्व स्तरीय सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया? तो पृथ्वी सम्मेलन, जो रियो डी जेनेरो अफ्रीका के एक शहर में हुआ था, ब्राज़ील, अफ्रीकी महाद्वीप के ब्राज़ील देश में रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। रियो डी जेनेरो में किस देश का एक शहर है? तो ब्राज़ील का शहर है। रियो पृथ्वी सम्मेलन कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें 170 देशों ने भाग लिया। सांझी संपदा में सम्मिलित है तो चारागाह होता है, मैदान भी होता है, नदी भी होता है, जिसका उपयोग सब कर सकें वही सांझी संपदा होती है। निजी संपदा में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दूसरा यूज नहीं कर सकता। निजी संपदा होती है, सांझी होती है, जो मिलजुल के उसका उपयोग कर सकें, समुदाय के हित में काम कर सकें, समुदाय का अधिकार होता है उस पर। निम्न में से वैश्विक संपदा में सम्मिलित हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, अंटार्कटिका भी है, समुद्री सतह भी है। तो उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ? 1987 में। तो 1987 की एक घटना मैंने ऊपर बताई थी, आप इसको कोरिलेट करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब गांधी जयवर्धने समझौता श्रीलंका और भारत के बीच हुआ उसी समय, या श्रीलंका में शांति सेना भेजी उस साल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 1970 के दशक में दक्षिणी अफ्रीका में सबसे बड़ी आपदा आई थी। तो उस आपदा का नाम अनावृष्टि, एक होती है अतिवृष्टि, एक होती है अनावृष्टि।
क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में किस देश में हुआ? तो जापान का एक शहर था क्योटो, वहाँ पर 1997 में होता है। किस वर्ष भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? 2002 में। नेक्स्ट, निम्न में किस देश में मूलवासियों के लिए अनुसूचित जाति या आदिवासी शब्द यूज किया जाता है? तो भारत में आदिवासियों के लिए एसटी या अनुसूचित जनजाति शब्द यूज किया जाता है। क्लब ऑफ रोम ने सन 1972 में कौन सी पुस्तक थी वो प्रकाशित की? लिमिटेड टू ग्रोथ। साल थी 1972। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए एजेंडा 21 क्या है? तो रियो सम्मेलन में कुछ सिफारिशें तय की गई थी पर्यावरण को बचाने के लिए, तो वही एजेंडा 21 कहलाती है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2001 में। साल 2001 की। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडियन पीपल्स गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1975 में। इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी शुभकामना आपके साथ है। एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, ये मेरी शुभकामना आपके लिए। थैंक्स। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप भी बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। थैंक्स।